वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फिजिकैम ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे। इस रिएक्शन में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा, तभी आप ये लेक्चर देखने आए हैं। चलिए जान लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा क्या क्या था। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट, इसके बारे में डिटेल स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। So what are chemical equations? जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल और फॉर्मूला के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इट मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ chemical, the representation of a chemical reaction with the help of symbols and formula is known as chemical equations. एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gives zinc sulfate plus हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे, ये तो वर्ड्स में था, अब हम इसको सिंबल्स और फॉर्मूलाज में रिप्रेजेंट करेंगे। सो जिंक को हम लिख सकते हैं, जिंक का सिंबल होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट मीन्स H2SO4। इससे बनाना है हमें जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन यानी H2। इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। इस केमिकल इक्वेशन में Zn और H2SO4 रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट। एंड ZnSO4 और H2 प्रोडक्ट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है वो रिएक्टेंट है और जो एरो के राइट हैंड साइड में है वो प्रोडक्ट है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इसके आगे डिस्कस करें, हम कुछ सिंबल्स जान लेते हैं। सिंबल्स, ये सारे सिंबल्स
हमें इस चैप्टर में यूज करने होंगे। सिंबल्स, सबसे पहला सिंबल्स है एरो, सिंगल हेडेड एरो। सिंगल हेडेड एरो मीन्स it denotes the net forward reaction ये क्या डिनोट करता है? सिंगल हेडेड एरो की जो हमारा रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अभी डबल हेडेड, ये एंड ये डिनोट करता है इट डिनोट्स दैट द reaction occur in both directions. Reactions occur in both direction means फॉरवर्ड भी रिएक्शन हो रही है और बैकवर्ड भी हो रही है। हाफ हेडेड, ये हाफ हेडेड एरो, it denotes that reaction is in equilibrium। जो हाफ हेडेड डबल साइडेड एरो है वो डिनोट कर रहा है कि रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इसके अलावा हमें कुछ सिंबल्स एरो के ऊपर लाइक दैट डिनोट करता है हीट को, हीट एंड एच न्यू डिनोट करता है कि रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड ब्रैकेट में एस सॉलिड को, एल लिक्विड को, जी गैस को, एक्यू एक्वस को डिनोट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है। सो ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज irreversible reaction and second one is reversible reaction। irreversible and reversible reaction। अब irreversible and reversible reaction कहते किसको हैं? So, इसके बीच में डिफरेंस क्या क्या है? सबसे पहला डिफरेंस है इरिवर्सिबल। नेम से ही पता चल रहा है, इर मीन्स नॉट, रिवर्सिबल मीन्स रिवर्स नहीं होने वाला है, जिसको हम फिर दोबारा बैक नहीं कर सकते हैं। मीन्स occurs in only one direction, एक ही डायरेक्शन में ये होगी। एंड रिवर्सिबल रिएक्शन occurs in both
डायरेक्शन occurs in both डायरेक्शन, इट मीन्स कि ये दोनों डायरेक्शन में होगी। सेकेंड डिफरेंस होगा रिएक्टेंट कैन चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट, reactant can change into product, but product can not change back into reactant। इसमें क्या हो सकता है, रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है बट प्रोडक्ट फर्दर हम रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। एग्जाम्पल जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 gives जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। इसमें क्या है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया है बट फर्दर अगर हम प्रोडक्ट से चाहे रिएक्टेंट को बनाना तो वो नहीं पॉसिबल है। एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, नाउ रिवर्सिबल रिएक्शन। In reversible reaction, reactant can change into product, and further product can change back into reactant। मीन्स रिएक्टेंट को हम लोग प्रोडक्ट में चेंज कर लेंगे, फिर हम लोग प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में बना लेंगे। ओके, मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल होगा अमोनियम क्लोराइड मीन्स NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड gives ammonia plus हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि हम लोग अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना ले रहे हैं, फिर हम लोग अमोनिया से प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इट मीन्स ये रिएक्शन क्या हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। इसमें अमोनियम क्लोराइड जो कि रिएक्टेंट है और अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्ट है। फर्दर हम लोग देख रहे हैं कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है और अमोनियम क्लोराइड प्रोडक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज किया जा सके और प्रोडक्ट को फर्दर रिएक्टेंट में चेंज किया जा सके, उसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। अब हम जानेंगे कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रिएक्शन होते क्या हैं। बैलेंस्ड
balanced and unbalanced, balanced and unbalanced reactions, balanced and unbalanced reactions. सबसे पहले what is balanced reaction? Balanced reaction, balanced reaction. Balanced reaction can define as the reaction, the the reaction having equal number of equal number of equal number of atom of different equal number of atom of different element in the reactant and product. ऐसा रिएक्शन जिसमें एटम्स जो हैं वो इक्वल हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, दोनों में। अगर रिएक्टेंट में 4 एटम है तो प्रोडक्ट में भी 4 एटम होने चाहिए। एग्जाम्पल Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। इसमें हम लोग एटम को काउंट करेंगे। सो रिएक्टेंट साइड में जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4। रिएक्टेंट साइड में जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है एंड ऑक्सीजन 4 है। अब प्रोडक्ट साइड में हम देख लेते हैं। जिंक 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 एंड हाइड्रोजन 2। रिएक्टेंट में जिंक 1, प्रोडक्ट में जिंक 1, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, sulfur 1, oxygen 4, oxygen 4। We can say that atom are equal in both sides। It means ये क्या है, बैलेंस रिएक्शन है। या सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, द रिएक्शन having equal masses of various element in both reactant and प्रोडक्ट साइड। या तो एटम सेम हो, या तो नंबर ऑफ एटम सेम हो, या फिर मासेस जो हैं दोनों साइड के वो सेम हो। सो जिंक, जितना मास जिंक का होगा उतना मास प्रोडक्ट साइड में इस जिंक का भी होगा। जितना इसका H2 का होगा उतना प्रोडक्ट साइड में H2 का होगा। सल्फर एंड ऑक्सीजन जितना मास रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही सल्फर एंड ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड में होगा। सो वी कैन से डैट ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब सेकेंड, unbalanced equation. Second will be
अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस का अपोजिट अनबैलेंस्ड। इसमें क्या होगा, जो एटम्स होंगे उसके नंबर इक्वल नहीं होंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में, और जो मासेस होंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में वो भी इक्वल नहीं होंगे, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगा। सो इट कैन बी डिफाइंड एज the reaction which has an unequal number of atoms of one or more element in both reactant and product sides। इसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड होगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल होंगे। एग्जाम्पल H2 plus O2 gives H2O। सो चलिए हम देख लेते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में हैं। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 and oxygen 1। We can see that reactant side have 2 oxygen and product side had 1 oxygen, means number of atom are unequal. Number of atom are unequal in both sides. It means ये क्या हुआ, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। सेकेंड पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, सेकेंड पॉइंट the masses of both side will be unequal. Masses of both side will be unequal. Now the next topic is law of conservation of mass। law of conservation of mass। so law of conservation of mass क्या कहता है कि मैटर ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर ना ही बनाए जा सकते हैं और ना ही मिटाए जा सकते हैं। जितने एटम्स रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एटम प्रोडक्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। सो स्टेटमेंट क्या होगा इसका, मैटर कैन neither be created nor be destroyed। matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। मैटर को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इट मीन्स दैट इज
that is total mass of all the reactant total mass of all the reactant must be equal to mass of प्रोडक्ट। जितने भी रिएक्टेंट में एटम्स हैं उनका मास प्रोडक्ट में जितने एटम्स हैं उनके इक्वल होना चाहिए। और वी कैन से दैट number of various types of atoms in reactant as well as product will be same। जितने रिएक्टेंट में एटम्स हों उतने ही प्रोडक्ट में एटम्स होने चाहिए। मतलब जो हमने डिस्कस किया अनबैलेंस इक्वेशन का एग्जांपल, उस एग्जांपल को हम फिर से कंसीडर करेंगे। H2 plus O2 gives H2O। H2 plus O2 gives H2O। इसमें रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 एंड प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। इट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड के एटम्स अनइक्वल हैं। सो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। इससे पहले कि हम बैलेंस करना सीखें हम इस एग्जाम्पल को डिटेल में देखते हैं। इसको हम इक्वल करने के लिए लिख सकते हैं H2 plus O gives H2O। इसमें क्या होगा, दो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 एंड प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। इट मीन्स ये क्या हुआ, बैलेंस्ड इक्वेशन या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। बट कुछ ऐसे भी एटम्स हैं लाइक ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल फॉर्म्स। क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये कभी भी एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये रिएक्शन गलत होगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी नंबर से 2, 3, 4 etc किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस करना होगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर उस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम इस फॉर्मूले को बैलेंस करें कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करे और रिएक्शन भी बैलेंस्ड हो जाए और क्या हो कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का वो डिस्ट्रॉय ना हो। ओके, सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।